हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रैक्टिस सेशन। और इस प्रैक्टिस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ ईयर वाइज कई सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं जेईई एडवांस लेवल तक के। तो हम सबसे पहले एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हर क्वेश्चन में सॉल्यूशन के साथ साथ एक अच्छा बहुत मतलब कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। यानी इस वीडियो में आपको कई सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे जो आप अपने इस पहले नहीं जानते होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि ये कैपेसिटर से रिलेटेड है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट्स ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एरिया एस। ठीक है, तो एरिया गिवन है एस एंड प्लेट सेपरेशन डी। तो टोटल प्लेट सेपरेशन जो है इन दोनों के बीच में वो हो गया डी, और एरिया जो हो गया इसका वो हो गया ए। अब आगे क्या पूछ रहा है, हैज़ कैपेसिटेंस C1 इन एयर। यानी कि जब ये इसके बीच में कुछ फील नहीं था तो इसका कैपेसिटर कितना था, कैपेसिटेंस कितना था, C1। व्हेन टू डाइलेक्ट्रिक ऑफ डिफरेंट रिलेटिव परमिटिविटी μ1 equal to 2 and μ2 equal to 4 are introduced between the two plates as shown in the figure, the capacitance becomes C2। यानी जो नया कैपेसिटेंस आ गया वो C2 है। ये कब है, जब हमने μ1 एंड μ2 इंट्रोड्यूस कर दिया है, और जैसा कि फिगर में दिखा रखा है। तो हमें रेशियो फाइंड करना है C1 एंड C2 का। ओके, अब यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है, ये दो प्लेट हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है और नेगेटिव पोटेंशियल। यानी कि जो भी चार्ज का फ्लो दिखेगा वो यहाँ ऐसे हो रहा होगा, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो ऐसे डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी टाइप से। तो अब देखो क्या होगा, हमने क्या किया कि जो ये स्पेस है उनको इस तरीके से भरा है कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें μ2 है और बाकी जगह μ1 है। तो हमें बताना है कि नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, C2 निकालना है और C1 निकालना है और दोनों का रेशियो निकालना है। तो हम जानते हैं कि C1 तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, C1 जो हो जाएगा हम फॉर्मूला जानते हैं μ0 A/d। ए हो गया एरिया ऑफ प्लेट्स एंड डी हो गया डिस्टेंस, यानी जब कुछ नहीं फैलता ये अर्थ के बीच में। अब C2 की वैल्यू क्या होगी, तो C2 की वैल्यू के लिए हमें निकालना पड़ेगा नेट कैपेसिटर कितना होगा, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस कैपेसिटर। तो यहाँ पे हमारा जो इस तरीके से प्लेट्स है, यानी कि जो चार्ज का फ्लो होगा वो इस तरीके से होगा। डेट मीन्स कि हम क्या कर सकते हैं कि हमारा ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पे हम पोर्शन डिवाइड कर रहे हैं, तो ये देखो ये वाला जो पोर्शन है एक अलग कैपेसिटेंस है, ये वाला एक अलग कैपेसिटर है, और चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये वाला एक पूरा का पूरा हमने एक अलग कैपेसिटर बना लिया। यानी कि इसको अगर मैं लिख दूँ CA CB और ये CC हो गया, यानी कि तीन कैपेसिटर है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जो ये मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब देखते हैं इन तीनों कैपेसिटेंस का अरेंजमेंट कैसे होगा। तो हमें चार्ज का जो फ्लो होगा वो इस टाइप से होगा, इस डायरेक्शन में होगा। डेट मीन्स कि ये दोनों जो मिलेंगे आपस में वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, यानी कि हमारा ये बन गया दो कैपेसिटर सीरीज में आ गए, CA CB ये दोनों सीरीज में आ गए। और ये जो CC है इन दोनों के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ दो पाथ मिल रहा है, या तो चार्ज इधर से चला जाए या फिर चार्ज इधर से चला जाए, तो दो पाथ हो गए। तो डेट मीन्स कि CC जो होगा वो इन दोनों के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा नेट कॉम्बिनेशन का फिगर। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ CA CB इन सब की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के फाइंड कर लेना है। अब CA की वैल्यू क्या होगी, तो CA की वैल्यू फिगर से देखोगे तो एरिया क्या हो रहा है, हाफ हो जा रहा है, एंड डिस्टेंस भी हाफ हो जा रहा है, यानी इन दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस D/2। तो कितना हो गया μ0 A/2 डिवाइडेड बाय D/2, यानी कि CA की वैल्यू हो गई μ0 A/d। CB की वैल्यू हो गई, अब μ0 की जगह यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी कितनी दी है, तो ये वाले स्पेस में μ1 भरा हुआ है, और μ1 की वैल्यू क्या है 2, यानी कि ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो गया 2, यानी कि CA हो गया इतना। अब CB कितना हो जाएगा, CB का भी डायमेंशन सेम ही है जो CA का है, बट रिलेटिव परमिटिविटी इसमें μ2 भरा हुआ है और μ2 की जगह 4 है, यानी कि ये 4 μ0 A/d हो जाएगा। CC की देखते हैं, इसमें रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, μ1 है,
तो यानी म्यू वन की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 म्यू 2 हो गया इनटू एरिया कितना होगा इसका, एरिया इसका हाफ हो जाएगा, प्लेट का एरिया ये हाफ हो गया, यानी कि ये हो गया a/2। एंड इसके बाद जो इसका डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस तो सेम ही रहा, d ही रहा, तो डिस्टेंस d ही रहेगा इसका, तो ये d हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा म्यू0 a/d, यानी कि तीनों का कैपेसिटेंस हमने निकाल लिया। सी जो सी आया वो म्यू0 a/d आ गया, सी ए जो आया हमारा वो दिस वन, एंड सी बी जो आ गया वो इतना आ गया। अब कॉम्बिनेशन लगाते हैं, कॉम्बिनेशन में सी ए एंड सी बी जो है वो सीरीज में है, तो सीरीज में है मतलब कि सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/CA + 1/CB। रेजिस्टेंस वाले से उल्टा होता है, सीरीज में होता है, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल करके ऐड करके फिर उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ देखें तो d ऊपर म्यू0 ए कॉमन, यहाँ 4 + 1 2 आ गया, तो ये आ गया 3, यानी ये 4 हो गया, ये बाय 3 आ गया म्यू0 ए, तो सी इक्विवेलेंट इसका जो आ गया वो 4/3 म्यू0 a/d, यानी कि सी इक्विवेलेंट आ गया इतना आ गया। अब इन दोनों का तो हमें नेट पता चल गया, इन दोनों का नेट आ गया। अब इन दोनों का नेट जो होगा इस सी के साथ वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, और पैरेलल में डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा यानी C2 वो कितना हो जाएगा 4/3 म्यू0 a/d प्लस में CC की वैल्यू म्यू0 a/d, यानी कि ये जो हो गया हमारा 7/3 म्यू0 a/d हो गया, यानी C2 की वैल्यू आ गई इतनी, और C1 की वैल्यू जो है हमारी वो है म्यू0 a/d। तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो C2/C1 जो आ जाएगा वो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 7/3। तो ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन 2015 जेईई एडवांस में आया हुआ है, और देखो तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इसमें अगर आपको ये नहीं पता होगा कि कॉम्बिनेशन कैसे लगेगा, आप इतना तो निकाल लोगे कि सी ए कितनी वैल्यू आएगी, सी बी की वैल्यू क्या आएगी, सी सी की वैल्यू क्या आएगी, बट इनका कॉम्बिनेशन निकालना मेन है। तो कॉम्बिनेशन लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि चार्ज इसमें फ्लो कैसे करेगा। तो चार्ज कैसे फ्लो करेगा, या फिर मतलब कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे देखोगे कि उसको पाथ जो मिलेगी वो हमेशा चार्ज को पाथ का मोशन जो होगा वो ऐसे होगा, यानी प्लेट्स के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में हमेशा। तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे दो पाथ मिल गई इसको, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए, और जबकि ये दोनों सीरीज हो गए। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखा होगा आपने। अब क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी आते हैं, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस r1 सेंटर्ड एट ओरिजिन O, यानी कि एक स्फेरिकल चार्ज है जिसका सेंटर O है और रेडियस r1 है। इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल कैपेसिटी ऑफ रेडियस r2 सेंटर्ड एट P with distance OP equal to A equal to R1 minus R2 is made if the electric field inside the cavity at position R is ER then the correct statement बताना है। यानी कि बोल रहा है कि किसी पॉइंट पे एक तो ये स्फीयर है R1 का और इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, इसके अंदर हमने एक कैविटी कर दी, इसका रेडियस R2 है और जो इसके पेरिफेरल को टच कर रहा है, ठीक है, सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है। अब यहाँ पे टच कर रहा है और इसका डिस्टेंस हमें पता है, इस कैविटी के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो a है, और a इक्वल टू R1 माइनस R2 है। अब बोल रहा है कि किसी पॉइंट पे कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ER है। तो ER की वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या होगी और वो किस पर डिपेंड करेगा ये हमें बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने ग्रेविटेशन में भी देखा था। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन नंबर 2। तो दो चीजें यहाँ पे, इलेक्ट्रिक, ये हमारा स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, और इसके अंदर हमने एक कैविटी कर रखी है यहाँ पे, ये इसका सेंटर हो गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो a है, जिसको उसने R2 माइनस
ए इक्वल टू R1 माइनस R2 बोल रहा है, यानी रेडियस का डिफरेंस हो गया वो हो गया। और कोई पोजीशन ले लिया, इसमें हमने कोई पॉइंट ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर है इनसाइड द कैविटी एट अ पोजीशन R। तो हमें ओरिजिन नहीं पता है, यानी कि ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर है, यानी डिस्टेंस हो गया वो R है। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये दूसरा कलर कर लेते हैं, ये वाला, यानी कि ये तो पॉइंट हो गया P जहाँ पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका जो पोजीशन है इस ओरिजिन से, यानी कि जो बड़ा वाला स्फीयर है उसके सेंटर से, वो R है, पोजीशन वेक्टर उसका R है। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि R P पॉइंट पे, यानी कि ER पोजीशन वेक्टर पर, R पोजीशन वेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो जैसे हम ग्रेविटेशन में करते थे, जब भी कैविटी प्रेजेंट होगी तो हम क्या करेंगे, पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि ये पूरा स्फीयर बिना कैविटी के है, यानी कि पूरा स्फीयर बिना कैविटी का है, और उस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, यानी P पॉइंट पे। उसके बाद हम अज्यूम कर लेंगे कि सिर्फ कैविटी प्रेजेंट है, और उस पॉइंट पे हम P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। तो सपोज कर लो इस केस में E1 आता है और इस केस में E2 आता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लगा देते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, जो ER की वैल्यू होगी वो हो जाएगी E1 माइनस E2, जैसे हम ग्रेविटेशन के केस में करते थे उसी तरीके से यहाँ भी करना होगा। तो E1 माइनस E2 हमें करना होगा। E1 क्या है, जब कैविटी हमने एज्यूम कर लिया कैविटी नहीं है तब निकाल लिया उस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके बाद हमने मान लिया कि सिर्फ कैविटी ही मटेरियल है, यानी कि जो जितना कैविटी था उसी की जगह स्फीयर है, पूरा स्फीयर है, और उसकी वजह से निकाल लिया, उसके बाद माइनस कर दिया। ये इसका तरीका होता है। अब E1 की वैल्यू क्या आएगी वो निकालते हैं। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, तो वो हो जाता है Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये हो गया डिस्टेंस इनसाइड वाला, और ये हो गया उसका रेडियस RQ। अब इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम चेंज कर रहे हैं इन द टर्म ऑफ डेंसिटी, यानी वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसको हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको हमने रो मान लिया, यानी Q बाय 4/3 पाई RQ। ये हो गया वॉल्यूम, नीचे ऊपर चार्ज हो गया टोटल चार्ज, तो वो हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बचा क्या, स्मॉल r इंटू 3, ये हमारा बच गया। तो यहाँ पे और म्यू नॉट बच जाएगा, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा R पे, यानी कि जब ये हो गया R, ये हो गया पूरे स्फीयर की वजह से अंदर में कितना था। अब ये छोटा वाला कैविटी की वजह से अंदर में इस P पॉइंट पे क्या होगा, तो इसका जो डिस्टेंस होगा ये इसका सेंटर हो गया, और इसका डिस्टेंस हो गया हमने मान लिया R1। तो सेम फॉर्मूला लिखेंगे, ये E1 हो गया और E2 जो हो गया रो 3 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एंड R की जगह R1 हो गया, R1, और ये पोजीशन वेक्टर है तो वेक्टर के टर्म में लिख दिया। तो ER जो हो जाएगा हमारा E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 हो गया, तो डेट मीन्स कि इन दोनों में से माइनस कर लो, तो ये सब तो सेम है तो बाहर आ जाएंगे। बचा क्या, R माइनस R1 का वेक्टर एडिशन, यानी कि सब्ट्रैक्शन बोल लो, ये हो गया। तो अब इनका वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये फिगर में देखेंगे, इस वाले फिगर में, तो ये था हमारा R और R1 क्या है, ये वाली लाइन, तो इन दोनों का वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसको हम थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं। ये पॉइंट हो गया ओरिजिन, ये पॉइंट हो गया P जिसका पोजीशन वेक्टर था R1, और इसको हमने मान लिया ये पॉइंट जो कैविटी का सेंटर है, इसको हम कोई पॉइंट ले लेते हैं C, तो ये हो गया C,
और PC जो हो गया हमारा वो हो गया R1, ये हो गया। अब यहाँ पे R माइनस R1 करना है, यानी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। तो सिंपली हम रूल जानते हैं सब्ट्रैक्शन का, कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है, एडिशन ही होता है ऑफ नेगेटिव वेक्टर, यानी माइनस R1 का क्या हो गया, वो एडिशन हो गया। तो सिंपली अगर फिगर में देखेंगे तो हम क्या करते हैं, इसको नेगेटिव करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको नेगेटिव करने के लिए इधर मूव कर दिया, यानी इस डायरेक्शन में माइनस R1 आ गया। और हमें पता है कि हम जो वेक्टर है उसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए। तो R1 को मैंने शिफ्ट कर दिया पैरेलल इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया R1 और ये हो गया माइनस R1। अब इन दोनों का वेक्टर एडिशन, तो एडिशन होगा तो जो आएगा वो क्या आएगा, ये वाली लाइन आएगी, रिजल्टेंट उसका, ये रिजल्टेंट बन गया ये वाली लाइन, ये O डैश हो गया, ये हो गया P डैश, और ये हो गया हमारा C पॉइंट, यानी C ही था ये वाला, ये हो गया P डैश हो गया। यानी कि रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, R माइनस R1 का रिजल्टेंट जो होगा वो O डैश P, और O डैश P क्या है, तो O डैश P जो होगा वो बेसिकली क्या है, हमारा सेम लाइन है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा था, यानी कि दोनों सेंटर को जो ज्वाइन कर रहा था, दोनों के सेंटर को जो ज्वाइन कर रहा था वही लाइन है। और दोनों को सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही थी, यानी ये वाली OP, वो वाली उसकी वैल्यू क्या है, A, यानी कि हमारा जो यहाँ से जो ER आ जाएगा वो हो जाएगा ρ3 म्यू नॉट, और ये आ गया A कैप। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस का। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। E इज यूनिफॉर्म, अब दोनों के सेंटर का डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, डेट इज R1 माइनस R2। तो यहाँ पे E क्या है, रो कांस्टेंट ही है, 3 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ R2 बट इट्स डायरेक्शन डिपेंडेंट। अब ये A पे डिपेंड कर रहा है तो R2 पे तो डिपेंड करेगा ही, ये भी स्टेटमेंट, यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ये डायरेक्शन डिपेंड ऑन R, R1 R पे डिपेंड करता है क्या, नहीं कर रहा, स्मॉल r पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा, कहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, r क्या है स्मॉल r, कि हम किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं इनसाइड में, किसी भी पॉइंट पे फाइंड करें सेम ही वैल्यू आएगी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल r है, यानी उस पॉइंट के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, इस वजह से वो सेम ही वैल्यू रहेगी। तो ये स्टेटमेंट जो होगा वो भी गलत हो गया। उसके बाद आ गया हमारा सी स्टेटमेंट, इन यूनिफॉर्म E is uniform, its magnitude is independent of A, A से तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, तो गलत हो गया। ऑप्शन डी बच रहा है, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो E is uniform बट एंड बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन A। सिंपली हम यहाँ से देख रहे हैं कि वो A पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि दोनों स्फीयर के डिस्टेंस पे, बीच के सेंटर के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट है ये, इसमें 2-3 कंसेप्ट हमें पता होगा तभी ये सॉल्व कर पाएंगे। एक तो वेक्टर एडिशन या फिर वेक्टर सब्ट्रैक्शन समझे, और दूसरा ये कि अगर कैविटी हो तो कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। और सेम तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड में भी ये केस क्वेश्चंस बनते हैं इस टाइप के, जहाँ पे कैविटी दे देता है। तो ये इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, और एक 2015 में एडवांस में आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एडवांस में क्या होता है ना, क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़े होते हैं, बट उसको अगर देखोगे कंसेप्ट वाइज तो आप अगर अच्छा कंसेप्ट है, यानी अपने डीप तक उस लेवल तक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, तो आप इजीली हैंडल कर सकते हो। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो CBSE लेवल में भी थोड़े बहुत अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना सही से तो कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन। द फिगर बिलोज डिपिक्ट टू सिचुएशन इन विच टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टैटिक लाइन चार्जेस ऑफ कॉन्स्टेंट पॉजिटिव लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर इन द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज Q एंड माइनस Q आर केप्ट इन इक्विलिब्रियम बिटवीन देम। यानी दो लाइन चार्जेज हैं जिनके ऊपर लैम्डा लैम्डा चार्ज है, और उनके बीच में एक प्लस Q रख दिया एक में और एक में माइनस Q रख दिया, दोनों इस तरह से लगा है कि इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स पे भी 0 लग रहा है। इफ दे आर गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन देन करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें क्या किया कि यहाँ तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अभी, बट हमने क्या किया थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे देंगे,
तो ऑब्वियस है कि इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन क्या है इसमें क्वेश्चन में। बोथ चार्ज एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, अब देखो यही एडवांस लेवल तक क्वेश्चन का मेन इशू बन जाता है। इसमें सिचुएशन क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, बट ये इसको सॉल्व करने के लिए हमें 11th क्लास का सिंपल हार्मोनिक मोशन भी आना चाहिए, तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ये 2-3 कंसेप्ट मिलाकर, 2 अलग अलग चैप्टर के कंसेप्ट मिलाकर क्वेश्चन बनाता है, इस वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो दोनों में अच्छे कमांड होंगे तब जाके आपके सॉल्व हो जाएंगे, बट ये क्वेश्चन थोड़ा इजी लेवल तक है, देखते हैं। अब एसएचएम क्या होती है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको एसएचएम का प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। तो एसएचएम क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होती है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करती है। यानी कि जो ये पेंडुलम है वो इसके मीन पोजीशन ओ डैश, ये वाला बीच वाला, इसके अराउंड वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो इस तरीके से इसका मोशन होना चाहिए। और दूसरा इस पे कंडीशन क्या है कि जो इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए इस पार्टिकल का, वो इसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए एंड नेगेटिव टू द डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, यानी कि माइनस थीटा। यानी कि जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, फोर्स एक्सेलरेशन होना चाहिए, यानी फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, तभी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अब देखते हैं कौन से वाले केस में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं। अब देखो इस प्लस वाले में, प्लस क्यू वाले में इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, यहाँ पे ले आए, यानी इस लाइन पे ले आए। तो इस लाइन पे लाएंगे तो ये पॉजिटिव है, तो इधर से ये धक्का देगा, यानी कि ये जो राइट वाला वायर है, लाइन है, ये इसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर धक्का लगेगा और लेफ्ट वाले से इधर लगेगा। बट दोनों से लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, बट मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो इसको मान लो E1 और इसको मान लो E2, यानी जो लेफ्ट राइट वाले से है वो E1 है और जो लेफ्ट वाले से E2 है। अब E1 की क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ शिफ्ट किया तो ये जो चार्ज है वो राइट वाले के ज़्यादा नज़दीक आ गया, मतलब इसका फोर्स ज़्यादा होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू E2, क्योंकि E2 से तो डिस्टेंस बढ़ गया ना लेफ्ट वाले से, यानी लेफ्ट वाले से इसका डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब कि E2 की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी नेट जो फोर्स ज़्यादा लगेगा, फोर्स की वैल्यू किधर हो जाएगी, F1 ज़्यादा होगा F2 से, यानी कि वापस जो फोर्स हो गया उसको नेट फोर्स वो मीन पोजीशन की तरफ धक्का देने लगा। अब जैसे ही सेम चीज़ इधर शिफ्ट करेंगे, राइट में करेंगे, तो क्या करेगा, जो लेफ्ट वाला होगा वो ज़्यादा फोर्स से धक्का देगा एज कम्पेयर टू राइट वाले से, और इस वजह से वो वापस वो मीन पोजीशन तक पहुंच जाएगा। तो डेट मीन्स कि इस कंडीशन में वो क्या हो रहा है कि इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन बोल लो या फोर्स जो लग रहा है इस पर, वो उसके मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है। डेट मीन्स कि ये सिंपल एसएचएम कर सकता है। अब यहाँ देखते हैं नेगेटिव वाले में। नेगेटिव वाले में मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब करके यहाँ ले आया, यानी थोड़ा सा जैसे ही मैंने डिस्टर्ब किया यहाँ आया। अब ये नेगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव है, तो राइट वाला खींचेगा इसको और लेफ्ट वाला भी खींचेगा अपनी साइड। बट जैसे ही ये राइट वाले के पास आ गया ना, तो राइट वाले की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और लेफ्ट वाले की फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी F1 ज़्यादा हो जाएगा F2 से। तो लेफ्ट वाला, राइट वाला क्या करेगा, इसको अपनी नेगेटिव पोजीशन है और अपनी तरफ खींच रहा है और इसकी वैल्यू ज़्यादा है F2 से, तो उसको अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि मीन पोजीशन से और दूर चला जाएगा, भागता भागता जाकर इसमें चिपक जाएगा। तो ये चिपक गया तो फिर वापस तो आने वाला है नहीं, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करने वाला, तो सिर्फ पॉजिटिव वाला ही सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। अब देखते हैं ऑप्शन, बोथ चार्ज एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, गलत है। बोथ चार्ज विल कंटिन्यू मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट, ये भी गलत है, एक एसएचएम कर रहा है जबकि दूसरा एसएचएम नहीं कर रहा। इसके बाद चार्ज प्लस की एग्जीक्यूट सिंपल एसएचएम एंड वाइल माइनस की मूविंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ बिल्कुल ये सही है, जिधर हमने उसे डिस्प्लेस करेंगे उधर वाले प्लेट पे जाके वो चिपक जाएगा, जबकि पॉजिटिव केस में वो एसएचएम करने लगेगा। और ऑप्शन डी देखते हैं, माइनस वाला करेगा तो गलत है ये, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें देख लिया आपने सिंपल सा कंसेप्ट था, ज़्यादा कुछ नहीं था ये। अब चलता है नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th। तो इस क्वेश्चन में देखोगे चार्ज Q, 2Q, 4Q आर यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर। डाइलेक्ट्रिक सॉलिड यानी इंसुलेटर है, स्फीयर 1 2 3 ऑफ रेडियस दिस, यानी 3 स्फीयर दिए हैं अलग अलग रेडियस के और अलग अलग चार्ज है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर 1 2 3 r E1 इंटू, देन हमें E1 E2 3 के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। यानी P पॉइंट है जो हर स्फीयर के लिए अलग अलग सिचुएशन पे है, जैसे छोटे वाले पे सबसे बाहर है, बीच वाले पे स्फीयर 2 पे वो उसके रेडियस और सरफेस पे पड़ जाता है, जबकि स्फीयर 3 के लिए इनसाइड आ जाता है। तो हमें मेनली क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता रहना चाहिए कि जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो कौन सा, इनसाइड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, आउटसाइड के लिए क्या फॉर्मूला होता है। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, रफ वर्क के लिए। अब देखो, जो आउटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो सिंपली क्या होता है, अगर स्फीयर के केस में तो सिंपल Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाले केस में, क्योंकि ये तो आउटसाइड में निकालना है। और सिंपली अगर गॉसियन सरफेस लोगे इस पे पॉइंट पे तो पूरा का पूरा चार्ज अंदर आएगा। तो Q हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया और डिस्टेंस हो गया r स्क्वायर, ये हो गया। यानी E1 की वैल्यू हो गई हमारी दिस वन। E2 की वैल्यू सरफेस पे, तो ये भी सेम ही रहेगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस लेंगे r रेडियस का, तो ये पूरा का पूरा चार्ज इनसाइड आएगा। 2Q है इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इस केस में इनसाइड में, तो यानी कि ये इसमें हमें उतना ही चार्ज रखना होगा जितना r रेडियस के गॉसियन सरफेस में आएगा। और इसका फॉर्मूला आ जाता है Q 4/3 RQ। R क्या है इसका रेडियस, 2RQ, और डिस्टेंस कितने कहाँ पे निकालना है, P पे, और P जो है वो R डिस्टेंस पे है। तो ये बन गया। तो हमारा जो केस बन रहा है वो बन गया हमारा दिस वन। अब इसको वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको वैल्यू निकाल लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। अब इसमें एक और चीज़ है, चार्ज जो है 4Q है और यहाँ चार्ज 2Q है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 4 कैंसिल हो गया, तो QR/8 पाई RQ। तो RQ की जगह R स्क्वायर ही कर देते हैं इस केस में, देखेंगे। और ये एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा इसके साथ, तो ये एप्सिलॉन नॉट हो गया, यानी ये बन गया इसका। और इसमें हो गया, अब कंपेयर करें तो देखें तो ये 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया, ये 1 हो गया और ये हो गया 1/8 हो गया। तो कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा आ जाएगा हमारा ये 1/2। इसमें देखते हैं एक बार, R रेडियस R स्क्वायर आ गया, 2Q आ गया, ओके 1/8। अच्छा इसमें गड़बड़ होगी, इसको अगर मैं सिंपली रेशियो निकालें तो पाई म्यू नॉट R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो गया, ये सब कैंसिल हो गया। और 4 का 1/4 है इसमें 2/4 है, तो 1/4 इसमें कैंसिल एक बार, तो ये डबल आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा 2 ये है E2, फिर ये 1 है तो E1 हो गया, फिर आ गया, उसके बाद आ गया हमारा कौन सा E3, यानी कि E3। तो इसमें ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बन जाता है हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो C जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन C जो होगा करेक्ट होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें अगर आपको पता है कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड क्या होती है, आउटसाइड क्या होती है, सरफेस पे क्या होती है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ये 2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन कितना बड़ा दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन है इजी। क्वेश्चन क्या है, 4 चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर फिक्स अलोंग द x एक्सिस एट x इक्वल टू -2a -a 2a रिस्पेक्टिवली। यानी कि 4 चार्ज को रख दिया अलग अलग पोजीशन पे, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस प्लेस ऑन द पॉजिटिव y एक्सिस एट अ डिस्टेंस v ग्रेटर देन 0।
इस पॉइंट पे रख दिया। फोर ऑप्शन ऑफ द साइन ऑफ दिस चार्जेस आर गिवन। अब बता रखा है यहाँ लिस्ट 1 बना दिया, लिस्ट 2 बना दिया। इसमें बता दिया कि अगर सारे पॉजिटिव होंगे तो नेट फोर्स किधर लगेगा, ये सब हमें बताना है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज क्यू इज गिवन इन द लिस्ट 2 में, ठीक है। ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया, ये चार्ज का साइन हो गया। हमें मैच करना है 1 और 2 के साथ, ठीक है। अब देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। पहला बोल रहा है कि सारे पॉजिटिव है। अब सारे अगर पॉजिटिव होंगे ये, और जो क्यू है वो भी एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये क्यू जो है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे, ये सारे रिपेल करेंगे। तो ये डायरेक्शन बन गया इधर, ये भी डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन बनेगा ये हो गया इतना। तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे इसके, और जो एक्स कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ वाई कंपोनेंट बचेगा, तो यानी वाई डायरेक्शन में। सेम तरीके से Q1 एंड Q4 का सिर्फ वाई कंपोनेंट बचेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो प्लस वाई, यानी थर्ड जो हो जाएगा इसका करेक्ट है। ऑप्शन में देखें तो ए एंड सी में। अब देखते हैं आगे। Q1 Q2 इज पॉजिटिव एंड Q3 Q4 इज नेगेटिव। यानी क्या कर दिया इसने, Q1 Q2 पॉजिटिव है, यानी ये दोनों पॉजिटिव हो गया, एंड Q3 Q4 नेगेटिव है। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों रिपेल करेंगे, जबकि ये दोनों अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो नेट डायरेक्शन जो बनेगा वो प्लस एक्स में बनेगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए। तो ये दोनों में अगला लिखते हैं, Q1 Q4 पॉजिटिव, Q1 Q4 पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव। तो ये दोनों पॉजिटिव है तो ऊपर की साइड धक्का देंगे इसको, और ये दोनों नेगेटिव है तो इधर की साइड खींचेंगे। तो इसका डायरेक्शन किधर बनेगा, तो इसका डायरेक्शन जो होगा हमारा, देखोगे तो इसका ये दोनों क्या डिस्टेंस ज़्यादा है, तो मतलब कि इन दोनों का डिस्टेंस जो होगा इस पॉइंट से ज़्यादा होगा, यानी Q1 एंड Q4 का डिस्टेंस जो है इस Q चार्ज से क्या है, ज़्यादा है। डेट मीन्स कि जो आउटवर्ड फोर्स होंगे, जो रिपेल कर रहे होंगे दोनों, उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। जबकि Q3 एंड Q2 जो है वो इन दोनों के पास में है, यानी ये डिस्टेंस कम है एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस। तो यानी कि इनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और ये दोनों खींच रहा है, और इनके खींचने की वजह से नेट फोर्स इधर जनरेट होगा माइनस एक्स में, जबकि इन दोनों के Q1 Q4 के रिपेल की वजह से नेट फोर्स ऊपर की तरफ जनरेट होगा माइनस वाई में, और ये प्लस वाई में, और ये माइनस वाई में। तो बट माइनस वाई वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से माइनस वाई में इसका डायरेक्शन चला जाएगा। तो आर का जो आ जाएगा 4 आ जाएगा ऑप्शन, आर का जो आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 ही आ गया, और बचा क्या, ये एस इक्वल टू 2 ही बचा, तो ये 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सिंपल था, इसमें थोड़ा सा लॉजिक टाइप का है, लगा के निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट E1 E2 E3 विद रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज q, a infinite length wire with constant linear charge density lambda and the infinite plane with uniform charge density sigma, if E1 equal to E2 equal to E3 at a given distance r naught, then हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि इसमें बोल रहा है कि जो E1 है वो एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है r डिस्टेंस पे, E2 जो है एक इन्फिनाइट लेंथ का वायर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और E3 जो है वो एक प्लेन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे तीनों की वैल्यू इक्वल है, तो बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं पहले चार्ज की वजह से क्या होगा। तो E1 की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है फॉर्मूला, E1 इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। उसके बाद प्लेन वायर की वजह से क्या होगा, इनफाइनाइट लेंथ की वायर की वजह से E2 इक्वल टू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, एंड थर्ड है प्लेन की वजह से, तो हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब
बोल रहा है कि आर नॉट डिस्टेंस पे तीनों इक्वल है, तो तीनों को हम इक्वल कर दे रहे हैं, तीनों को इक्वल कर देंगे, तीनों को इक्वल कर देते हैं, तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, तीनों जब इक्वल करेंगे यानी कि हम दो दो को इक्वल करके देखते हैं वैल्यू क्या आती है। तो Q इक्वल टू ई वन ई टू करते हैं पहले, ई वन इक्वल टू ई टू आर नॉट डिस्टेंस के लिए, पाई ई नॉट, और ये हो गया आर नॉट स्क्वायर, और यहाँ हो गया लैम्डा, लैम्डा 2 पाई अपसाइलन नॉट इंटू आर नॉट। यहाँ से क्या होगा, Q/2 आर नॉट इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू ये आ जाएगी। इसके बाद देखते हैं दूसरा रिलेशन। तो दूसरा रिलेशन में अब यहाँ पे एक रिलेशन हम क्या करते हैं, इस दोनों को रिलेट कर देते हैं, क्यू ई वन एंड ई थ्री को, ई वन इक्वल टू ई थ्री एट आर नॉट। तो यहाँ आ जाएगा Q4 पाई अपसाइलन नॉट आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 अपसाइलन नॉट। तो यहाँ से Q की जो वैल्यू आ जाएगी, Q जो आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, Q की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट कैंसिल, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, यानी Q की वैल्यू ये आ गई। अब देखते हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए बोल रहा है Q इक्वल टू 4 सिग्मा पाई आर नॉट स्क्वायर, यहाँ हमने देखा 2 का मल्टीप्लाई है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है रिलेशन पूछ रहा है लैम्डा एंड सिग्मा के बीच में, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को इक्वेट करना है हमें पहले। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर नॉट पे इक्वल है सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से सिग्मा सिग्मा कैंसिल, 2 कैंसिल, तो यहाँ से आर नॉट की जो वैल्यू आ रही है वो आ रहा है पाई लैम्डा पाई सिग्मा, ये आ रहा है। और ऑप्शन में देखें तो ये बाय 2 है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि आर नॉट बाय 2 पे ये रिलेशन होना चाहिए, तो हम देखते हैं, निकालते हैं आर नॉट बाय 2 पे। तो ई वन इक्वल टू आर नॉट बाय 2 पे कितना आ जाएगा, तो Q डिवाइडेड बाय 4 पाई अब साइलेंट नॉट, और यहाँ आर का स्क्वायर यानी आर नॉट बाय 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया आई 4 हो गया, तो ये बच गया हमारा Q बाय पाई अब साइलेंट नॉट आर नॉट का स्क्वायर। इसके बाद E2 का आर नॉट बाय 2 पे, तो E2 देखेंगे तो E2 की वैल्यू है लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई अब साइलेंट नॉट इंटू आर, तो यहाँ पे आर रखेंगे तो आर नॉट बाय 2 रखेंगे, तो ये आ जाएगा लैम्डा पाई म्यू नॉट आर नॉट। अब लैम्डा की वैल्यू हमने एक जगह निकाला है, लैम्डा जो है वो Q/2 आर नॉट है, तो वो हम पुट करते हैं Q/2 आर नॉट, यानी कि ये हो जाएगा Q2 पाई अब साइलेंट नॉट इंटू आर नॉट का स्क्वायर। अब कंपेयर करना है E1 एंड E2 के बीच में, तो यहाँ देखोगे तो E1 जो है वो 2 टाइम्स है E2, कब के लिए, जब आर नॉट, आर जो है आर नॉट बाय 2 के लिए, यानी जब डिस्टेंस इतना है तब दोनों का रिलेशन ये बन रहा है। और यहाँ ऑप्शन सी भी सेम ही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो MCQ है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है हमें, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि 2 लार्ज वर्टिकल metals plate having a separation of 1 centimeter are connected to a DC voltage of source potential X, potential difference X है, a proton is released at rest midway between the two plates. If it is found to move 45 degree to the vertical just after release, then the value of X, यानी कि ये दो प्लेट हो गई, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना हमें X दिया है, और सेपरेशन जो दिया है 1 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम फाइंड करें तो वो आ जाएगा हमारा dV/dx, यानी कि d की वैल्यू, v की वैल्यू है x और d की वैल्यू है 0.81 सेंटीमीटर, तो मीटर में करेंगे तो 1/100 यानी कि ये 100 टाइम्स आ गया, यानी कि 100x जो हो गया वो दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब पूछ रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और इसके बीच में हमने एक प्रोटोन को क्या किया, रिलीज किया, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, तो प्रोटोन इधर भागेगा, वर्टिकल हो तो मास की वजह से नीचे गिर रहा होगा, जबकि इस साइड क्या करेगा, उस पर
इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा उसकी वजह से भागेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा उसकी वजह से भाग रहा होगा, जबकि इधर के साइड में वो वेट की वजह से गिरेगा, और इस वजह से उसका रिजल्टेंट का एंगल जाएगा जो 45 डिग्री बना रहा है, यानी कि tan 45 डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा E इंटू क्यू, ये इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय mg। यहाँ से हमें फाइंड करना होगा। तो tan 45 1 होता है, यानी कि mg इक्वल टू ई क्यू, और mg की वैल्यू क्या होगी, मास हो गया 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27, और g की वैल्यू होगी 10, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई इसकी 100x, और r की वैल्यू होगी, ये क्या है, क्यू की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या नीचे आ जाएगी हमारी 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 आ जाएगी, यानी जो x होगा, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों के बीच में। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ जो फोर्स लगेगा इस पे, जो ओरिजेंटल फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो ये रिपेल करेगा और दूसरा ये अट्रैक्ट करेगा, यानी दो फोर्स हो जाएंगे, यानी 2EQ हो जाएगा। तो ये 2EQ हो जाएगा, और यहाँ से ये डबल हो जाएगा, यानी 200 टाइम्स हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करने पे ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस इसमें मेन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैसे निकलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल कैसे निकलेगा वो निकालना है, यानी वो रिलेशन फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो 2012 में आया हुआ है एडवांस में, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी 2012 में है। कंसीडर अ थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r विथ सेंटर एट ओरिजिन कैरिंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यानी कि एक थिन स्फेरिकल रेडियस स्फीयर है जिसका रेडियस r है, और इसके सेंटर जो है उसको हमने ओरिजिन ले लिया। ठीक है, द वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद द डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन यूनिट ग्राफ। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बताना है r के हिसाब से, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगी, यानी जब तक r इक्वल टू r नहीं हो जाता, लेस देन r रहता है, तब तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। यानी कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, यानी इस पॉइंट तक जीरो होना चाहिए, यानी कि ये ग्राफ ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा। अब पोटेंशियल इनसाइड क्या होगा, पोटेंशियल इनसाइड वही होगा जो सरफेस पे होगा, यानी इनसाइड कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट हो गया मतलब कि उसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी जब तक r इक्वल टू r नहीं हो जाता। उसके बाद क्या होगा कि जैसे रेडियस सरफेस पे पहुंचेंगे, उसके आउटर पे पहुंचेंगे, उसके बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² से डिक्रीज होगा, यानी वो कुछ ऐसे जाएगा, जबकि पोटेंशियल 1/r से डिक्रीज होगा, तो वो थोड़ा कम डिक्रीज होगा, तो वो उसकी वैल्यू ऐसे होगी। अब देखो ये हो गया। अब सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा या फिर वोल्टेज पोटेंशियल, तो ऑब्वियस है कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² होगा, जबकि वोल्टेज होगा 1/r होगा, तो वोल्टेज ज़्यादा होगा, तो उसकी वैल्यू जो होगी, यानी ग्राफ में ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड रहा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहा जब तक हम सरफेस नहीं पहुंच जाते, उसके बाद वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से वो ऐसे डिक्रीज करता है। जबकि वोल्टेज क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से ज़्यादा होगी। रीज़न क्या है, यहाँ से हमने देख लिया, और उसके बाद वो भी डिक्रीज करेगा, बट वो कम रेट से डिक्रीज करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो ग्राफ दिख रहा है मुझे, वो ऑप्शन डी होगा इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन द गिवन सर्किट अ चार्ज ऑफ +80 माइक्रोकूलम इज गिवन टू द अपर प्लेट ऑफ 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। यानी कि यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपेसिटर है 4 माइक्रोफेराड का, 2 और 3 का। इसके अपर प्लेट को हमने +80 माइक्रोकूलम हमने क्या किया, चार्ज दे दिया। देन इन द स्टेडी स्टेट द चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज, यानी क्वेश्चन पूछता है कि जो 3 वाला कैपेसिटर है इसके अपर प्लेट पे कितना चार्ज होगा इन स्टेडी स्टेट में। तो देखो ये क्वेश्चन दिखना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, और ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है जो 2012 में आ चुका है, एडवांस का क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सिंपल सा कंसेप्ट पता होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर पता होगा तो आप इसको इजीली कर सकते हो, यानी उसको कैसे यूज करते हैं वो समझना है मेन चीज़ यहाँ पे। अब देखो क्या है कि अगर मैं ये 4 वाले का देखें, तो जो ये इसका नीचे वाला प्लेट है, एंड 2 वाले का ऊपर वाला प्लेट, एंड 3 वाले का ऊपर प्लेट, ये तीनों आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी ये किसी भी अदर वायर से नहीं जुड़े हुए हैं, यानी कहीं से ऐसे नहीं जुड़े हैं जहाँ से इन पे चार्ज आ सके। डेट मीन्स कि नेट चार्ज जो इन
प्लेट पे होगा वो कांस्टेंट होगा, इन तीनों प्लेटों पे कांस्टेंट होगा। अब होगा क्या, जैसे ही हम 80 ओम का 80 माइक्रोकुलम का चार्ज इस प्लस 4 वाले के अपर प्लेट पे आएगा, ये क्या करेगा, नीचे वाले प्लेट को इंडक्शन के थ्रू -80 कुलम चार्ज प्रोड्यूस करेगा। और ये -80 कुलम इधर आएगा, डेट मीन्स कि यहाँ पे इन दोनों प्लेटों पे 80 + 80 कुलम चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि पोलराइज हो जाएगा। यहाँ -80 गया तो इधर दोनों मिलाकर क्या होना चाहिए, +80 होना चाहिए, तभी तो नेट चार्ज होगा इन दोनों तीनों का वो 0 रहेगा, बिकॉज दे आर आइसोलेटेड सिस्टम। इनिशियली इन पे चार्ज 0 था। अब मैंने मान लिया यहाँ पे चार्ज Q1 आया और इस पे चार्ज Q2 आया, और ये सारे प्लस प्लस हैं, तो Q1 + Q2 जो होगा वो +80 कुलम 80 माइक्रोकुलम हो जाएगा। एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरा हमें निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो गई हमारी, ये वाली वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मतलब प्लस, ये भी प्लस जनरेट होगा, ये भी प्लस जनरेट होगा। अब इस लूप में क्या करते हैं, हम KVL यूज़ करते हैं। KVL हम कैपेसिटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम KVL यूज़ करेंगे, तो सपोज कर लो इसका पोटेंशियल मैंने V1 मान लिया और इसका पोटेंशियल V2 हो गया। अब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। अब मैं इस पॉइंट से जा रहा हूँ ऐसे, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2 वाले का माइनस प्लेट मिल रहा है, तो 2 वाले का माइनस प्लेट मतलब क्या, डेट इज प्लस। सेम रूल है जो रेजिस्टेंस वाले के लिए था, प्लस मिलेगा तो माइनस, माइनस मिलेगा तो प्लस, तो ये हो गया प्लस। और इसकी वोल्टेज क्या हो जाएगी, Q1/2 म्यू, 2 म्यू हो जाएगा। इसके बाद जाएंगे तो 3 वाले का प्लस मिलेगा, मतलब कि -Q2 डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस करेंगे तो वोल्टेज आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 = 0, 3 म्यू। और यहाँ से रिलेशन जो आ रहा है Q1 = 2/3 Q2, ये रिलेशन आ गया। अब इसको हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो Q1 की जगह आ जाएगा 2/3 Q2 + Q2 = 80 माइक्रोकुलम, और यहाँ से आ जाएगा 5/3 Q2 = 80 माइक्रोकुलम। और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो Q2 जो आ गया हमारा 16 × 3 यानी 48 माइक्रोकुलम, और ये प्लस वाला है, यहाँ प्लस है तो इस वजह से प्लस आएगा। यानी कि ऑप्शन Q2 जो आ गया है, यानी Q2 क्या था, 3 माइक्रोफेराड के अपर प्लेट पे चार्ज, और ये कितना आ रहा है, +48 माइक्रोकुलम, जो कि ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी ऑप्शन जो है सेम है, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 9th का क्वेश्चन में कैपेसिटेंस का क्वेश्चन था। अब इसको देखो, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बट इसको हमने क्या क्या यूज़ किया, पहला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कोई भी आइसोलेटेड प्लेट्स हैं तो वो अगर कोई बाहर से ऐसे प्लेट से कनेक्टेड नहीं है जहाँ से चार्ज आ सके, तो उसका इनिशियल चार्ज सेम रहेगा, यानी जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करेगा, यानी कि टोटल चार्ज ऑलवेज सेम रहेगा। और दूसरा जो इसमें हमने यूज़ किया KVL, तो KVL कैसे यूज़ करेंगे, इसमें ये वाला प्रोसेस पता होना चाहिए, तभी जाके सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो क्या है बोल रहा है, अब देखो यहाँ से वुडन ब्लॉक परफॉर्म SHM। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में SHM कितना क्वेश्चन बन रहा है इसका। ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस विद द फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट, द ब्लॉक कैरीज अ चार्ज +Q on its surface. If now a uniform electric field E is switched on as shown, then SHM of block will be of the same frequency and shifted mean position. तो ये 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा करेक्ट है। पहले उसने क्या बोला कि पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, बट इसके पास चार्ज था और ये एक SHM कर रहा था और जिसका फ्रीक्वेंसी था म्यू नॉट। अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दिया और इस पर चार्ज है, तो डेट मीन्स कि क्या होगा, इस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा। डेट मीन्स कि अब इस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा और वो इसकी मीन पोजीशन को शिफ्ट कर देगा। रीज़न क्या है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऑन करेंगे और ये प्लस चार्ज है तो इस पर एक प्लस फोर्स इधर डायरेक्शन में लगेगा राइट साइड में, और वो क्या करेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। तो स्प्रिंग को कंप्रेस करके एक ऐसे पोजीशन पे ले आएगा जहाँ पे एक नया मीन पोजीशन जनरेट हो जाए, यानी कि जो फोर्स लग रहा होगा F डेट इज QE, इसको बैलेंस करने के लिए उसने क्या किया, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। तो K सपोज कर लिया कि स्प्रिंग जो है X0 से कंप्रेस हो गया, यानी कि अब ये X0 शिफ्ट हो गया है हमारा मीन पोजीशन। इस टाइम पे क्या हो रहा है, जो X0 है वो EQ के इक्वल है, यानी कि ये जो ऑप्शन है शिफ्टेड मीन पोजीशन वो करेक्ट हो गया, यानी कि मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या इसके फ्रीक्वेंसी पर अंतर पड़ेगा, कोई डिफरेंस पड़ेगा क्या? अगर SHM सही से पड़ा होगा तो वहाँ पे कई सारे हम क्या करते हैं, ब्लॉक
ब्लॉक एंड स्प्रिंग के लिए हम कई जगह फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं। उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लाते हैं, लाइक वाटर में डाल दिया, पूरा डिप कर दिया, हाफ थोड़ा सा डिप किया, ये सारी कंडीशन लाते हैं। तो वहाँ पे जब हम पूरा डिप करके भी हम फाइंड करते हैं तो यहाँ वहाँ पे एक ऐसा होता है कि अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो, हर सिचुएशन में कांस्टेंट फोर्स है, तो वो उसके टाइम पीरियड पे कोई डिफरेंस नहीं करने वाला। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, यानी कि ई क्यू हमेशा लगेगा, वो मीन पोजीशन पे रहेगा तब भी, एक्सट्रीम पे रहेगा तब भी, यानी थ्रू आउट मोशन वो लगता ही रहेगा और कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसकी वजह से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, उसका टाइम पीरियड सेम ही रहेगा, इस वजह से फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो सेम रहेगी। ये तो स्टेटमेंट के थ्रू हो गया। अगर उसके थ्रू बोले तो अगर आपको टाइम पीरियड निकालना आता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का तो आप इजीली कर सकते हो। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। जब क्या था, नया इसका मीन पोजीशन ही रहा, उसने कंप्रेस कर दिया है और इस पे आ गया के एक्स नॉट फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, ई क्यू को बैलेंस कर रहा है। अब इस पोजीशन हमने इसको हल्का सा शिफ्ट किया, धक्का दिया, तो अब नया फोर्स जो हो जाएगा वो के एक्स नॉट प्लस एक्स, और ये किधर लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, ये स्प्रिंग फोर्स लगेगा। माइनस में ई क्यू, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स लग रही है वो तो लगती रहेगी ना, तो नेट फोर्स इस पे इतना हो जाएगा एम में, के एक्स नॉट प्लस के एक्स माइनस ई क्यू, और हमने पहले ही निकाल लिया है जब वो स्टेबल कंडीशन में था इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो के एक्स नॉट ई क्यू के इक्वल है, तो ये कैंसिल। अब देखोगे कि एम में जो आ जाएगा वो के एक्स के इक्वल आ जाएगा, यानी कि एम ओमेगा स्क्वायर एक्स जो है वो के एक्स के इक्वल आ गया, तो एक्स एक्स कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर जो आ गया वो के बाय एम के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से 2 पाई म्यू जो आ गया फ्रीक्वेंसी जो हो गई वो रूट के बाई एम आ जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई टर्म ही नहीं आ रहा, डेट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई असर नहीं पड़ने वाला, फ्रीक्वेंसी वही है जो पहले फ्रीक्वेंसी थी। तो अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड को इफेक्ट नहीं करने वाला। तो इसका ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, एक तो सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी, और दूसरा शिफ्टेड मीन पोजीशन राइट साइड में शिफ्ट हो गई है, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एसएचएम का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सिंपल है क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक छोड़ के ये एसएचएम का डीप कंसेप्ट पूछ रहा है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, और ये 2011 में आईआईटी में आ चुका है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। होप बहुत सारा कंसेप्ट आपने सीखा होगा, एंड इफ़ अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।